आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर आईजीपी एसएस बिजराल जी। इनकी ज़िंदगी के बारे में इनसे बातचीत करेंगे और कुछ जो मौजूदा हालात हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ शेयर इंडिया में। बाय एस एस बिजराल। मेरा पूरा नाम है सतेंद्र सिंह बिजराल। जी। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन जोलॉजी में किया है। करने के बाद मेरी पोस्टिंग हो गई थी लेक्चरर डिग्री कॉलेज कठुआ, जी। और मैं 1 साल रहा वहाँ लेक्चरर। और क्योंकि पहले ही एग्ज़ाम दे चुका था स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, केएस केपीएस का, उन्होंने काफ़ी टाइम लगाया था रिज़ल्ट निकालने में। जब मैं लेक्चर था तो मेरी सिलेक्शन इसमें हो गई कश्मीर पुलिस सर्विस में एज डिप्टी एसपी। और सो एज डिप्टी एसपी हम यहाँ पुलिस ट्रेनिंग स्कूल उधमपुर में 3 महीने रहे, क्योंकि तब हमारा स्टेट का अपना कोई ट्रेनिंग अदारा नहीं था। कांस्टेबल का था, कांस्टेबल्स की ट्रेनिंग का था, गस्टेड ऑफिसर्स का नहीं था। सो तब सभी ऑफिसर जो हैं पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज फिलौर जाया करते थे। वहाँ एक साल इनिशियल ट्रेनिंग हुई हमारी फिलौर की, और बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग, बड़ी अच्छी ट्रेनिंग थी ना। माना जाता है पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज फिलौर, अभी तो वो पुलिस एकेडमी बन गई है। कौन सा सन की बात रही होगी, कौन सा समय था? 1900 क्या किसका ज्वाइनिंग जब आपका पुलिस में हुआ, मतलब कौन सा समय की बात थी? वो 73 जी। 73 में हमने ज्वाइन किया पुलिस। 71 72 में लेक्चरर था। जी। और सो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में बड़ी अच्छी थी ट्रेनिंग। मैं इतना कहना चाहूँगा कि जब ट्रेनिंग जो डीआईजी कृष्ण कुमार जी थे, जो जब हमारा टेस्ट लेने लगे, और लास्ट में जब उन्होंने हमारा टेस्ट लिया और मेरा टेस्ट नंबर 1 था, मुझे बुलाया वापस, फिर कहा मेरा टेस्ट हो चुका था, दोबारा बुलाया, टेस्ट नंबर 1 फॉल आउट। और जब मैं गया तो मुझे कहते हैं कि बिजराल, आप आज डिनर मेरे साथ करोगे। सो मुझे अकेले को डायरेक्टर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज फिलौर ने उन्हें डिनर के लिए घर बुलाया था। शायद वो जाहिर करता है अपने में कि उन्होंने मुझे ही क्यों बुलाया था, परफॉर्मेंस की वजह से। तो उसके बाद आने के बाद 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। मुझे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर अलॉट हुआ था। कंवर रमेश्वर साहब एसएसपी थे, उनके यहाँ काफ़ी हमने सीखा उनसे। और फिर मेरी पहली पोस्टिंग जो है वो हुई थी डायरेक्टर कमांडेंट होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर जम्मू। मेरी पोस्टिंग हुई। और तब उन दिनों ऐसा था कि उधमपुर ट्रेनिंग स्कूल में रश ज़्यादा था, और जो उस वक्त के आईजी थे वो चाहते थे कि जल्दी जल्दी इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो। तो मुझे कहा गया कि जो आईजी थे पीए रोशा, वो एक बार हमारे ट्रेनिंग सेंटर में आए। उन्होंने देखा कि मैं किस तरह का इंटरेस्ट ले रहा हूँ अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मुझे कहने लगे कि होमगार्ड ट्रेनिंग स्कूल में हम पुलिस कांस्टेबल्स भेजेंगे, तो मुझे क्या आप इनको ट्रेनिंग दे पाओगे? मैं कहा सर बिल्कुल ज़रूर दे दूँगा। तो उन्होंने टेस्ट के तौर पे 50 कांस्टेबल्स को मेरे पास भेजा। फैसिलिटीज़ इतनी नहीं थी, लेकिन 50 कांस्टेबल को मेरे पास भेजा गया। मेरे आईजी इतने मुतमईन थे कि उन्होंने दूसरा बैच भी भेजा 50 कांस्टेबल्स का मेरे होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर में। और जब ये पास आउट हो गए मेरे सेंटर के, और मिस्टर सूरी थे एसएसपी जम्मू, उनको बाकायदा आईजी ने कहा कि पुलिस ट्रेनिंग स्कूल और होमगार्ड से पास आउट हुए कांस्टेबल, इनका कंपटीशन करवाया जाए और जज किया जाए कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो सूरी साहब का ये नतीजा कि सर होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर जम्मू से जो पास आउट हुए बहुत बेहतरीन है, और मेरे सभी कांस्टेबल्स को बड़ी अच्छी पोस्टिंग्स मिली थी। तो यही वजह थी। और लेकिन उस पोस्टिंग में एक और बात हुई, हमारे
होम ट्रेनिंग सेंटर के साथ में ही था एरिया होमगार्ड जम्मू। वहाँ के जो कमांडेंट थे वो सस्पेंड हो गए जी मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स की वजह से। तो एरिया होमगार्ड जम्मू का चार्ज भी मुझे एडिशनल दिया गया। हालांकि एरिया होमगार्ड जम्मू में 3 डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस भी तैनात थे, लेकिन मुझे एडिशनल चार्ज भी दिया गया। सो ये ट्रेनिंग ये करने के बाद फिर मेरी पोस्टिंग हो गई 1977 में। वहाँ गवर्नर रूल था उन दिनों, और इलेक्शन थी स्टेट में, बड़ा सेंसिटिव पीरियड था। श्रीनगर के 4 पुलिस स्टेशन थे, उनमें से 4 पुलिस स्टेशन में डिप्टी एसपी रैंक के ऑफिसर्स को एसएचओ लगाया गया, और मुझे एज डिप्टी एसपी एसएचओ कोठीबाग लगाया गया जी। और जब मैं एसएचओ कोठीबाग था तो एक बड़ा अच्छा वाक़या हुआ है कि एडिशनल एसपी थे मिस्टर मोहंती, जो बाद में डीजी रिटायर हुए हैं। उन्होंने मैं एक बार शाम को बैठा था अपने पुलिस स्टेशन में, वो एक लड़की को फॉरेनर को लेके मेरे थाने के मेरे कमरे में आए पुलिस स्टेशन में, और कहने लगे कि ऐसा ये लड़की जब शंकराचार्य जा रही थी अकेली, तो 2 लड़कों ने इसको ड्रैग करके जंगल में ले जाने की कोशिश की है और इस पे सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश की है। तो ये तो इसका केस दर्ज करना है। तो मुझे थाने के पुलिस जुरिस्डिक्शन के बारे में इतना नॉलेज नहीं। मैंने अपने स्टाफ से पूछा, भाई शंकराचार्य कहाँ आता है? उन्होंने कहा सर ये सदर पुलिस स्टेशन में आता है, कोठीबाग में नहीं आता। तो मोहंती साहब ने उस लड़की को लेके वो चले गए सदर पुलिस स्टेशन में एसएचओ थे मिस्टर निसार और निसार अहमद, और वो भी डिप्टी एसपी थे। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं सर, ये लड़की ये तो शंकराचार्य कोठीबाग के जो में ही आता है। तो मोहंती साहब उस लड़की को लेकर वापस पुलिस स्टेशन आ गए। सच पूछिए अरफाज साहब, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं कहा हम जुरिस्डिक्शन के मामले में इस एक जो परेशान लड़की है, फॉरेनर है, उसको हम दर कर रहे हैं ले जा। तो मैंने उसी वक्त फैसला लिया। मैंने कहा ठीक है, जुरिस्डिक्शन का मामला बाद में देखेंगे, इसकी इन्वेस्टिगेशन यहीं केस रजिस्टर होगा, और वो इन्वेस्टिगेशन जो है मैंने अपने नाम पे ले ली। सो दैट वाज द फर्स्ट केस आई इन्वेस्टिगेटेड। और उस लड़के का नाम था लारा रॉन। वो एक एमेच्योर जर्नलिस्ट थी, और उसने जाना था वापस। हमने उसको रोक दिया कि आप रुक जाओ, हमारे कहने पे रुकी। लेकिन खुदा के फजल से, अपनी मेहनत से, खुदा के फजल से हमने दोनों लड़कों को पकड़ लिया, ट्रेस कर लिया। उसका पासपोर्ट भी ले गए थे, सारे चीज़ें, क्योंकि जब वो जा रही थी, जब उसको ड्रैग किया गया, उसके बैग में एक टीयर स्मोक का कार्ट्रिज था छोटा, वो उसने उनकी आंखों में डाला तो वो भाग गए, तो वो अपने आप को बचा पाई। तो वो, लेकिन उसका बैग लेके चले गए थे। वो ट्रेस किया हमने इन्वेस्टिगेट करके, और एक बड़ा अच्छे एक है जो कि आज के पुलिस ऑफिसर जो हैं उनके सीखने के लिए भी है। मैंने कंप्लीट केस करके अपने चीफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर को फाइल दे दी। मैं कहा इसको चेक कर लें कि क्या कहाँ कोई कमी पेशी तो नहीं है। मिस्टर कोल थे, बड़े काबिल चीफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि बिजराल ये जो फॉरेनर है ये उर्दू जानती है? मैं कहा नहीं, उर्दू नहीं जानती। कहते आपने इसका स्टेटमेंट उर्दू में रिकॉर्ड किया? ओह, दैट वो एक सीरियस डेफिशिएंसी थी। सो मैंने उस लारा रॉन को दोबारा बुलाया। मैं कहा लारा, मुझे आपका रिकॉर्ड स्टेटमेंट रिकॉर्ड। कहती आपने तो किया था रिकॉर्ड। मैं उसको प्रॉब्लम बताई। मैं कहा नहीं, मैंने इंग्लिश में आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है। और अरफाज जैसे उसने स्टेटमेंट दिया मैंने वैसा ही रिकॉर्ड किया। और जब वो केस अदालत में पेश हुआ, मिस्टर रियाज थे स्मॉल काजेस कोर्ट के जज श्रीनगर में, उन्होंने जब उस लड़की का स्टेटमेंट लिया, उसका स्टेटमेंट लेते ही वो इतने मुतमईन थे, उन्होंने कहा आई विश कि इनको सज़ा मैं अपनी कलम से दे दूँ, और उन्होंने बाकायदा उनको दे दी थी। दैट वाज वन थिंग। सो पुलिस स्टेशन कोठीबाग के बाद हमारी पोस्टिंग हो गई थी SDPO, नई सब डिवीजन बनी थी गांधरबल,
और भी बनी थी, गांधरबल एक सब डिवीज़न थी। मैं एसडीपीओ लगा, वहाँ से हमारी ट्रांसफ़र हो गई डीएसपी क्राइम जम्मू। जी। डीएसपी क्राइम जम्मू में 2 केस हमने किए हैं, एज अपने नाम से लिए हैं। मैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था और उसमें एक केस था, आरएसपुर का मर्डर केस था। जी। और उसमें मर्डर केस था, उसमें प्रॉपर्टी हमने पाकिस्तान से रिकवर की थी और उस केस की डिटेल जो है वो असेंबली में सर्कुलेट भी हुई थी। इस कदर एक बढ़िया केस था। और दूसरा केस था, एक लड़की घर से गायब हो गई थी। एक बड़े अच्छे घर की लड़की थी, बड़े इज्जतदार, लेकिन लड़की पर किसी वजह से घर से निकल गई, तो वो घर वाले कह रहे थे कोई लेके किडनैप करके चला गया। और वो जो केस था उसमें एक शक किया जाता था एक कर्नल साहब की बिटिया पे कि इसने शायद कुछ उसको कर लिया, लेकिन जो गलत था। लेकिन पुलिस बार बार जाती थी, वो बहुत परेशान थे कर्नल साहब। जब हमारे पास केस आया तो हमने उसको हम एज कुदरती बात थी, हमने उनकी बिटिया से, आर्मी ऑफिसर की बिटिया से पूछना था। तो कर्नल साहब बहुत गुस्से में थे और मैंने समझा कि ठीक है, कुदरतन है कि गुस्सा तो होगा ही, क्योंकि उनकी बिटिया की बात आती है बीच में। और हमने जब उनको पूरे उनको जब उन्होंने मुझे सुना, मैंने कहा सर एक बार मुझे अपनी बिटिया से बात करने दो, इसके बाद कोई आपकी बिटिया को नहीं करेगा। मैं इस केस को ऐसे क्लोज करके जाऊंगा, तो कोई आपके घर नहीं, आपके पास नहीं आएगा। और वो इस कदर मुतमईन हुए मुझे, कहते हैं ठीक है आप बैठिए। मैंने कहा आप भी बैठ जाइए। कहते हैं नहीं, मेरी बिटिया बैठेगी, आप बैठो, जो पूछना पूछ लो। मैंने उस बिटिया का कॉन्फिडेंस इतना ले लिया कि कुछ दिनों के बाद जो लड़की गायब हुई थी उसकी लेटर आई इनकी आर्मी ऑफिसर की बिटिया को, और बिटिया ने अपने पापा को कहा कि ये सिर्फ बिजलाल अंकल को ये लेटर दे दीजिए। और लेटर मुझे मिला, उस लेटर में कुछ नहीं था, एड्रेस नहीं था, लेकिन स्टैंप थी कि ये कहाँ स्टैंप हुआ है। वो लेके लड़की के बाप को लेके हम चले गए। हालांकि लड़की का बाप जो वो काफ़ी परेशान थे, लेकिन उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन हमने उनको कहा नहीं आप चलिए, और हम चले गए उस लड़की को ढूंढने। गुजरात, महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर पे, वहाँ सतपाटी जगह का नाम था। करते करते हम चले गए और जैसे जा रहे थे अल्फाज, एक वाक़या बहुत बेहतरीन हुआ। रास्ते में हम एक जगह खाना खाने रुके और दोपहर का दिन था, काफ़ी रश था वहाँ। हमने खाना खाया, खाना खा के बाहर खड़े थे तो एक ट्राईसाइकिल पे एक हैंडीकैप था, वो आया, आके मेरे सामने खड़े होकर मुझे कहता है सरदार जी खाना खिलाओ। ऐसे गुस्से में उसने मुझे, मतलब उसने फरियाद नहीं की, उसने जैसे हुक्म करके हमसे मांगा। हमने उसको खाना खिलाया, होटल को कहा भाई खाना खिला दो। लेकिन कुछ ऐसा मैसेज मुझे मिला कि अपनी टीम को हमने कहा, मैंने कहा वी आर गोइंग टू गेट द गर्ल, मिल जाएगी। और हम गए, आगे जगह पहुँचे, वहाँ बातचीत कर रहे, पूछताछ कर रहे कि यहाँ कोई लड़की तो नहीं है, क्या है, ऐसा नहीं है। तो एक बुज़ुर्ग आदमी मुझे कहते हैं सरदार जी काफ़ी देर से आप पूछ रहे हो, सच्ची बात बताओ ना, खुल के बताओ ना क्या है। और जब हमने उसको कहा कि ऐसा ऐसा लड़की का, उसने कहा वो जो नीली स्वेटर वाला लड़का है उसने सुना है पंजाबी लड़की लाई है कोई। उस लड़की को ले लिया हमने, लड़के को ले लिया हमने और उससे पूछा, हमने कहा अच्छा देखते हैं क्या है। और उसको गाड़ी में बिठा के हम इतनी तेज़ जा रहे थे, मुझे लग रहा था शायद एक्सीडेंट ना हो जाए। और मैंने रास्ते में गाड़ी खड़ी करवाई। मैंने कहा अगर एक्सीडेंट हो गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा, तो ये लड़की अनट्रेस रहेगी। हमने उस लड़की का जो लड़के का जो एड्रेस था वो पूरा लेके, पर्ची में लेके, कागज़ पे लिख के अपनी जेब में डाल दिया कि अगर एक्सीडेंट हो जाए तो हम नहीं रहेंगे, कम से कम पुलिस को आगे ये मिलेगा कि ये जा कहाँ रहे थे, एड्रेस क्या, लड़की ट्रेस हो जाएगी। लेकिन हम गए, जाके दस्तक की तो उसी लड़की ने दरवाज़ा खोला, वी ट्रेस द गर्ल। हम उस लड़की को लाए, वापस लाके बॉम्बे पुलिस मेस में हम ठहरे। पुलिस ऑफिसर सीनियर एक आए, आके उनको मालूम पड़ा
लड़की एक ठहर रही है। उन्हें बड़ा गुस्सा लगा, उन्होंने कहा पुलिस मेस में कभी लड़की को इजाज़त नहीं होती रखने की। और तो मुझे बुलाया गया और मुझे कहा कि आप कैसे लड़की को रख रहे हो यहाँ पुलिस मेस में, क्या आपको पता नहीं है? मैं कहा मुझे मालूम है, लेकिन मैंने जब उनको डिटेल बताई, वो महाराष्ट्र पुलिस के ऑफिसर जो तो इतने खुश हुए, कहते हैं आप महाराष्ट्र से एक लड़की को ट्रेस करके वापस ले जा रहे हो। शेक हैंड किया, मुझे शाबाश दी, कहते हैं वेल डन। तो ऐसा था ये कि ये करने के बाद ये जो है क्राइम ब्रांच का ये केस था, और उसके बाद हमारी पोस्टिंग हो गई थी एसपी ट्रैफिक। जी। सो एसपी ट्रैफिक बहुत जम्मू? अच्छी, जम्मू, अच्छा। हाँ एसपी जम्मू, एसपी ट्रैफिक जम्मू, ये प्रोविंशियल पोस्ट थी जी। तब। और सचमुच अगर मैंने पब्लिक रिलेशन सीखा है तो यहीं से सीखा है, ट्रैफिक पोस्टिंग से, पब्लिक रिलेशन। और इस प्रोविंशियल क्या हो गया, मतलब पूरा टनल तक? जी हाँ, जी हाँ, जम्मू प्रोविंस, जम्मू प्रोविंस हाँ पूरा? जम्मू प्रोविंस तक पूरा एसपी ट्रैफिक थे। अच्छा। जी हाँ, जी हाँ, तो अब पूरा। जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज हो गया वैसा नहीं था? नहीं 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 नहीं, ये पहले एसपी ट्रैफिक जो था पूरे प्रोविंस का एक था। अच्छा। जी हाँ, तो मेरी पोस्टिंग थी। और पब्लिक रिलेशन मैंने कहा ये हमने यही सीखा है। हमने ट्रैफिक वीक मनाया था, मॉडल एकेडमी के बच्चों को ट्रैफिक में ट्रेनिंग दे के, और उनको अपने साथ रोड पे रखा था बच्चों को। आइडिया था कि लोग ये मैसेज जो है ट्रैफिक पुलिसिंग का ये घर घर पहुँचे, और बच्चों ने, लड़के लड़कियों ने बहुत अच्छा काम किया था। मेरे आईजी थे उस वक़्त, आईजी ट्रैफिक मिस्टर एम खजूरिया, जो बाद में डीजीपी बने हैं, जी। और ये उनकी ज़ेर निगरानी। और तो मैंने कहा कि पब्लिक रिलेशन यहीं से सीखा है। और पुलिस इमेज इम्प्रूव करने का एक मौका है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस जो है वो दिखती है सबको, वो पुलिस स्टेशन की पुलिस नहीं दिखती, ट्रैफिक पुलिस के से ही इमेज बनता है। बिल्कुल। हाँ जी। तो ये ट्रैफिक पुलिस में अपना 2 साल का टेन्योर करने के बाद हमारी पोस्टिंग हो गई थी कमांडेंट जेकेपी 9th बटालियन। जी। और उसका मुझे वो 9th बटालियन जम्मू में थी। हमने एक चीज़ की थी आर्म पुलिस में कि अपने आर्म पुलिस के जवानों को सचमुच एक्चुअल स्टोन पेल्टिंग की प्रैक्टिस देते थे अपनी यूनिट के ग्राउंड में, एक्चुअल पेल्टिंग करके, ताकि ऐसा ना हो इन्होंने तो खाली ड्रिल सीखी होती है पुलिस ने अपने ट्रेनिंग स्कूल में, लेकिन एक्चुअल पेल्टिंग तो इनको ग्राउंड पे होती है। उस वक्त ये फेस नहीं कर पाते, और पुलिस उस वक्त गुस्से में आके फायरिंग करती है और लोगों की जान ले लेती है। तो हमने क्या किया था कि 2 टुकड़ियाँ बना के, एक अपने आप को प्रोटेक्ट करती थी, दूसरे बैग में अपने बैग में पत्थर रख के पत्थर फेंकते थे, और ये अपने आप को बचाते थे। एक्चुअल ट्रेनिंग देते थे, ताकि उनका हौसला भी बनता था और हिम्मत भी बनती थी, और कोई फायरिंग नहीं करता था। और उसके बाद मेरी बटालियन को शिफ्ट किया गया श्रीनगर में 87 में। 87-88 में तो ये मिलिटेंसी स्टार्ट हो गई थी जी। और बहुत डिस्टर्ब में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम थी, और मेरी बटालियन को ये सिटी जोन दिया गया था जी। और क्योंकि इनको ट्रेनिंग थी, हम कहीं भी थे, जब भी सिचुएशन होती थी तो मेरे पुलिस वाले जो हैं, मेरी फोर्स, ये बाकायदा पत्थर उनसे लेती थी, और अपनी यूनिट को ये हिदायत थी कि कोई पत्थर वापस नहीं मारेगा, जो वो पत्थर आता है वो ले लो, दरिया में डाल दो, नाली में डाल दो, कोई पत्थर वापस नहीं जाता। अल्फाज उसका नतीजा ये था कि हम आधे घंटे में उनको सारे डिसार्म कर देते, उनके पास पत्थर रहते ही नहीं थे, तो वो अकेले खाली नाचना शुरू हो जाते। और ऐसा भी कई बार हुआ कि लोग जो देखते थे घरों से, वो नीचे उतर आते थे और उनको कहते थे कि पुलिस कैसे कर रही है भाई तुम, तो वो उनको डिस्पर्स करने में हमारी मदद देते थे।
तो ये एक बड़ा बड़ा अच्छा एक एक्सपेरिमेंट था। उस दौरान हाँ एयर में हमने फायरिंग की, लेकिन हमने कभी किसी को जख्मी डायरेक्ट हिट किसी को नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया है। और कोई हम कैजुअलिटी नहीं की। हम बाकायदा अपने एरिया में क्या कहते हैं पीस कायम करने में सफल होते थे। और मेरी बटालियन का एक नाम बन गया था। अपनी जो बटालियन थी दैट वाज रैंक नंबर 1 बटालियन इन दी स्टेट पुलिस जी। और उसके बाद मेरी पोस्टिंग वहाँ से हो गई थी एज एसपी करगिल जी। सो करगिल 89-91 और वहाँ करगिल उन दिनों कट ऑफ रहता था, सर्दियों में तो कट ऑफ रहता था, कम्युनिकेशन नहीं था। मैं परेशान ज़रूर हुआ था, लेकिन बहुत अच्छी पोस्टिंग थी। मैं रहा वहाँ 2 साल रहा। और वहाँ एक बार तो ऐसा हुआ था, मैं एज ए पुलिस ऑफिसर मैं बाकायदा पर्टिकुलरली स्कूल्स में जाता था और उनकी सिचुएशन चेक करता था कि इनकी यूनिफॉर्म, इनकी सफाई, इनका बच्चों के लिए फर्नीचर वगैरह कैसा होता है। एक बार का जिक्र है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग थी, शेख गुलाम रसूल थे चीफ सेक्रेटरी और गिरीश चंद्र सक्सेना गवर्नर थे, वेद मारवा भी थे, और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की अजहर आलम डीआईजी कश्मीर थे। अजहर आलम उनको पंजाब से लाया गया था मिलिटेंसी की वजह से। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग थी, तो सब ने अपनी अपनी बात कह दी। तो शेख गुलाम रसूल साहब मुझे वो कहते हैं ओके ओवर नाउ। मैं बोल पड़ा, मैंने कहा सर मेरा एक पॉइंट है। कहते क्या है? मैं कहा सर स्कूलों में तो फर्नीचर नहीं है बच्चों को बैठने के लिए, ना मैटिंग है ना डेस्क हैं, तो वो इतनी गंदगी होती है तो बच्चे स्कूल क्यों जाएंगे? स्कूल में बच्चे नहीं जाते और स्कूल खाली रहते हैं, और टीचर को बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, वो पत्थर पे बैठता है। तो शेख गुलाम रसूल साहब इतने इम्प्रेस हुए, वो मुझे कहते हैं कि आप क्या चाहते हो? मैं कहा मैं फर्निशिंग चाहता हूँ। 90 की बात है। फर्स्ट इमीडिएटली ऑन स्पॉट ही सैंक्शनड 25 लाख रुपीस। 25 लाख उस वक़्त का कितनी कीमत है, वो इस कदर इम्प्रेस हुए थे। और फिर एक बड़ा अच्छा वाक़या मेरी सर्विस का कि मुझे वेद मारवा साहब पूछते हैं, कहते हैं बिजलाल आपको कितनी देर हो गई यहाँ करगिल में? तो मैंने कहा सर मुझे 2.25 साल हो गए। कहते हैं यू हैव कंप्लीटेड योर टेन्योर, नाउ वी वांट यू बैक इन द वैली। अफाज सचमुच जो हालात में देख के आया था और फेस करके आया था, मैं समझता था कि अब मुझे जम्मू में भेजा, जम्मू प्रोविंस में भेजा जाएगा। लेकिन वेद मारवा साहब की बात सुन के मुझे समझ नहीं आई कि मैं इनको क्या कहूँ। मैं इस कदर चौंक गया था। लेकिन वेद मारवा साहब की मैं कहूँगा बदकिस्मती कहूँगा कि जब वो हेलीपैड पे मैं उनको छोड़ने गया तो फिर दोबारा उन्होंने शेक हैंड करते मुझे कहा बिजलाल विद इन अ वीक यू विल गेट द ऑर्डर। मैं बोल पड़ा, मैं कहा सर बाय मी? वाई बिजलाल? सर वो कहाँ हैं लोग जो हमको डिस्ट्रिक्ट एसपी पोस्ट नहीं होने देते थे? वो हमेशा एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाते थे पीस टाइम में। तो अभी क्योंकि हालात बिगड़े हुए हैं तो अभी वो सीआईडी चाहते हैं, होमगार्ड चाहते हैं, एंटी करप्शन चाहते हैं। तो वो नाराज़ हुए, मुझसे कहते हैं यू शुड नॉट स्पीक लाइक दिस। मैं कहा व्हाई नॉट? नाउ आई केम फ्रॉम वैली एंड नाउ आई एम बैक टू वैली। तो नो तो आई सेड ओके। तो आई गॉट द ऑर्डर, मेरा उन्होंने पोस्टिंग कर दी पुलवामा में। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है मेरा करगिल का कि मैंने एक बार अपने लाइन्स ऑफिसर को कहा, मैंने कहा जाके डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी से 2 किताबें ले आओ जी, और नावल 2 ले आओ। वो गया तो उसने 3 किताबें लाई। मुझे कहता है सर ये 2 नावल हैं। तो एक किताब मैंने और देखी, सर आप सरदार हो शायद ये। मैंने कहा ये आपको पसंद आ जाए। मैंने वो 2 किताबें देखी, तीसरी किताब देखी तो वो था सुखमनी साहब जी। ये गुरु ग्रंथ साहब में गुरबानी है सुखमनी, उसकी ट्रांसलेशन एक मुस्लिम ने की है, फाजिल कश्मीरी साहब ने की थी जी। और उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी 3 लैंग्वेजेस में उन्होंने उसकी ट्रांसलेशन किया। मैंने वो दोनों नावल वापस कर दिए। मैंने कहा ये
सुखमनी साहब की किताब मैंने रख ली। अल्फाज उस किताब की बदौलत मुझे मालूम पड़ा, एज ए सिख मैं पहले पाठ करता था, गुरबानी पढ़ता था बिना समझ के, लेकिन वो किताब पढ़ने पे मुझे मालूम पड़ा मेरे पास कितनी दौलत है, एज ए सिख कितनी दौलत है जिससे मैं गाफिल था, मुझे मालूम नहीं था। वो किताब पढ़ के मुझे समझ आई कि गुरबानी क्या है। और कुदरत का ऐसा करना कि, और वैद मरवा साहब कह तो गए थे कि आपकी पोस्टिंग वही होगी। मेरी पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट एसपी पुलवामा की गई 91-94 मैं वहाँ रहा। और जब मैं वहाँ पुलवामा चला गया तो क्योंकि किताब में जो फाजिल कश्मीरी साहब की जो रिहाइश है वो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में ही है, तो मैंने अपने डिप्टी एसपी को कहा, मैंने कहा ज़रा देखो ये कहाँ रहते हैं, उनको बोलो कि वो मिलना चाहते हैं, बहरहाल आपको मिलना, एसपी मिलना चाहते हैं। तो समय डिसाइड हुआ, उन्होंने कहा शाम को 5 बजे आ जाएं। मैं 5 बजे चला गया उनको मिलने। जैसे 5 बजे मैं गेट खोला, उनको तो आवाज़ आई तो वो बाहर आ गए। 80 साल उम्र थी तकरीबन उनकी, बुज़ुर्ग थे लेकिन सेहतियाब थे। आगे बाहर जैसे आए मैं उनके पाँव छूने लगा, मुझे उन्होंने पाँव छूने नहीं दिया, अपने बाजू ऐसे बाजू डाल के तो मेरे बाजू को ऐसे फेंक के तो मुझे अपने एम्ब्रेस में ले लिया उन्होंने। और पता है उन्होंने क्या किया, उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। जो जहाँ शुरुआत होती है गुरु ग्रंथ, श्री गुरु ग्रंथ साहब की मूल मंत्र एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सेभंग गुर प्रसाद, ये इस मूल मंत्र में खुदा को की डेफिनेशन है ये कि खुदा क्या है। सो उन्होंने ये पढ़ना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने दूसरी बार फिर पढ़ना शुरू, मैं हैरान था एक मुसलमान के मुंह से ये सुन रहा हूँ। और उन्होंने दूसरी बार पढ़ना शुरू किया तो मैंने भी उनको गिरफ्त में ले लिया। हम दोनों एक दूसरे के एम्ब्रेस में थे। हमने अल्फाज 5 बार मूल मंत्र पढ़ा, उनकी पूरी फैमिली देख रही थी। और जब पढ़ने के बाद मुझे अंदर लगे, बैठे सर्दियों के दिन थे, तो वो आके उन्होंने क्या आए तो कहते हैं बिजलाल बैठो मैं अभी आया। तो कमरे से बाहर आए तो कहते हैं ये क्या है, उनके हाथ में एक शाल था। मैंने कहा शाल है, कहते हैं ये प्योर पश्मीना है, 100 साल इसकी उम्र है। जब मेरा जन्म हुआ था वो कहने लगे मेरी माँ ने मुझे इसमें लपेटा था। तो उन्होंने वही शाल लाके मेरे टांगों पे रखा। मैंने महसूस किया कि माँ ने इनको लपेटा था, ये मुझे लपेट रहे हैं। और उसके बाद और बातें होती रही। मैं उनसे अमूमन मिलता था, कभी मिलिटेंसी या कोई पॉलिटिकल सिचुएशन की बात हमारी नहीं होती थी उनसे, आपस में खुदा की बात होती थी। वह ऐसे खुदा दोस्त थे, मामूली मुलाजिम थे। सुखमनी साहब की 13 साल लग के उन्होंने ट्रांसलेशन की और लोगों से चंदा कट करके की है। हाँ, और उन्होंने उसी की ट्रांसलेशन नहीं की। एक और गुरबानी है गुरु ग्रंथ साहब की, श्लोक मल्ला नोवा, गुरु तेग बहादुर साहब की बानी, उसकी ट्रांसलेशन भी 3 ज़बानों में की है। और फिर जपजी साहब की ट्रांसलेशन उन्होंने, जो गुरु नानक देव जी की बानी है जपजी साहब, वो मूल मंत्र के बाद जपजी साहब ही स्टार्ट होता है, तो उसकी ट्रांसलेशन भी उन फाजिल साहब ने की है कश्मीरी में, कश्मीरी में ट्रांसलेशन की है, ताकि जिनको ये आता, मतलब उनकी कैसी सोच थी। वो बहुत एक बड़े आलम थे, बहुत खुदा दोस्त थे, अमन प्रस्त, मज़हब नाम की चीज़ उनमें नहीं थी। तो उन्होंने वो पब्लिश की, वो किताबें मुझे दी उन्होंने, मेरे पास हैं। और उनके बारे में ये कहूँ कि उन्होंने अपने सहन में, अपनी ज़िंदगी में ही अपनी कब्र खोद के रखी थी। अच्छा जी हाँ, तो उसकी लिपाई करते थे, सफाई करते थे, ताकि उनके दुनिया से चले जाने पे उनकी किसी और को तकलीफ़ ना हो। ऐसे थे, बहुत बहुत पहुँचे हुए इंसान थे। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी मुलाकात उनसे हुई है। और जब कभी वो उम्र रसीदा हो गए, कोई रिश्तेदार आते थे, उनसे बात नहीं करते थे, उनको कहते थे मैं सुन नहीं पा रहा। लेकिन अपने घर वालों को ये हिदायत थी कि मेरा जब भी टेलीफोन को जम्मू से जाना, वो कहते थे कि कभी नहीं कहना कि मैं सोया हूँ, मुझे जगाना है। मैंने बिजलाल साहब की
फ़ोन सुनना है। वो कहते थे कि जब आपका फ़ोन आता है वो ऐसे भाग के जाते थे जैसे हम सोचते थे खुदारा इनमें ऐसी इतनी शक्ति कहाँ से आ गई। तो ऐसा है, पुलवामा में बड़ी अच्छी पोस्टिंग रही हमारी और बहुत अच्छा टेन्योर था सचमुच। एक बार क्योंकि मैंने कहा मैं 3 साल रहा हूँ, चाहता था कि मैं अब निकलूँ, अपनी फैमिली को भी देखूँ। मैंने सिफारिश एक बार करवाई, मेरे डीजी थे BS बेदी साहब, बलबीर सिंह बेदी, पंजाब थे। एक बार उनके लिए सिफारिश करवाई कि मुझे यहाँ से निकालो। तो उन्हें जब वो सिफारिश पहुँची तो डीजी साहब मेरे आए वहाँ पुलवामा टूर पे आए और DC के ऑफिस में बैठे थे। मुझे जब बुलाया गया और मुझे देखते ही कहते हैं बिजराल तुम्हारी ट्रांसफ़र हो जाएगी लेकिन बेदी की ट्रांसफ़र के बाद होगी। मैं समझ गया कि जब तक ये है मेरी ट्रांसफ़र नहीं होनी है। उसके बाद मेरी ट्रांसफ़र हो गई वहाँ से, उनके जाने के बाद ही हुई। मुझे से लगाया गया वाइस प्रिंसिपल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, लेकिन कुछ देर में वाइस प्रिंसिपल रहा। बाद में जो DIG थे वो रिटायर हो गए, मुझे ही ऑफिशिएट करने को कहा गया डायरेक्टर पुलिस इन द रैंक ऑफ SP ओनली। तो ये 95 की बात है। 95 का बैच जो है उसको ट्रेनिंग देने का मौका मुझे मिला और मैं ये फ़ख्र से कहूँगा कि जो 95 बैच की जो ट्रेनिंग है उसने काफ़ी अपने लिए नाम कमाया है। सब जानते थे 95 बैच के ट्रेनी जो हैं वो बहुत बढ़िया हैं, उन सबको अच्छी पोस्टिंग दी गई और ढूंढ के निकाल के उनको SHOs लगाया जाता था। वो वहाँ से मैं प्रमोट हुआ 96-97 में और एज एडिशनल DIG, और एज एडिशनल DIG मुझे चार्ज मिला इसका DIG SSG स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप बनाया गया था। मिलिटेंसी की वजह से ज़रूरत थी कि चीफ मिनिस्टर, उनकी फैमिली, उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाए क्योंकि हालात उन दिनों रियासत के